सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे एमए थर्ड सेमेस्टर पेपर थर्ड, जिसका नाम है सृजनात्मकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। इसके अंतर्गत एक टॉपिक आपका आता है स्मृति। आज हम स्मृति वाले चैप्टर को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्मृति का क्या अर्थ होता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम स्मृति के अर्थ को जान लेते हैं कि हम स्मृति किसे कहते हैं। जो हमारे पूर्व के अनुभव होते हैं वो हमारे अचेतन मन में संग्रहित हो जाते हैं या संचित हो जाते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर पुनः चेतन मन में लाने की जो शक्ति होती है उसी को हम स्मृति कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को हम कहीं देखे रहते हैं, फिर दोबारा जब उस व्यक्ति को देखते हैं या उससे मिलते हैं, तब हमको याद आ जाता है कि पहली बार हम इस व्यक्ति से कहाँ मिले थे। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, या इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। स्मृति क्या होती है? एक मानसिक प्रक्रिया होती है। ये हमारे स्मृति जो होती है, ये मानसिक प्रक्रिया होती है जो मस्तिष्क में संपन्न होती है। चलिए इसके अर्थ को देख लेते हैं। स्मृति एक मानसिक क्रिया है। स्मृति का आधार अर्जित अनुभव है। इसका पुनरुत्पादन परिस्थिति के अनुसार होता है। हमारे बहुत से मानसिक संस्कार स्मृति के माध्यम से ही जागृत होते हैं। हमारे ऐसे बहुत से संस्कार हैं जो कि स्मृति के माध्यम से ही जागृत होते हैं, क्योंकि हम जो भी रीति रिवाज हैं, धर्म है, संस्कार हैं, उसको क्या करते हैं, अपने मस्तिष्क में संग्रहित करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर फिर उसका प्रयोग करते हैं, या उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, अपने व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। इस चीज़ों को हम क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया होती है। चलिए स्मृति के अर्थ को जान लेते हैं। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का क्या अर्थ होता है। पूर्व समय में सीखी हुई बातों को याद रखना ही स्मृति है। वुडवर्थ ने बताया कि जो हम पूर्व समय में जो बातें सीखते हैं वही उसको याद करना है, क्या होता है, स्मृति होता है। जैसे कोई चीज़ अगर हम पहले सीखे रहते हैं तो उसको हम हमेशा याद रखते हैं, या आवश्यकता पड़ने पर वो चीज़ हमें याद आ जाती है। उस याद आने को ही हम क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। जैसे जब हम लोगों का एग्ज़ाम होता है उस टाइम जो प्रश्न पूछा जाता है तो हम जो प्रश्न याद किए रहते हैं और परीक्षा में उसका उत्तर जब लिख पाते हैं तो वही होता है आपका स्मृति। क्योंकि प्रश्न का उत्तर जब हम पढ़े रहते हैं, हमको याद रहता है, तभी हम उसको लिख पाते हैं। तो जो परीक्षा में याद आना है, प्रश्न का उत्तर, वही क्या है, स्मृति है। या किसी भी क्षेत्र में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कि याद आना ही क्या है, स्मृति है। किसी चीज़ को याद रखना ही स्मृति है। ए.जे. आइज़नेक ने स्मृति को परिभाषित करते हुए कहा है कि स्मृति प्राणी की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह पहले अधिगम की क्रियाओं ब्रैकेट में अनुभव धारणा से सूचनाएं एकत्रित करता है, फिर इन सूचनाओं को विशिष्ट योजना के प्रत्युत्तर में पुनरुत्पादित करता है। ये आइज़नेक ने बताया है कि सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है, अनुभव को या फिर सूचना को एकत्रित करता है या ग्रहण करता है, तथा विशिष्ट योजना के अनुसार फिर क्या करता है, उसका पुनरुत्पादन करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। स्मृति की परिभाषा को जान लेते हैं। स्मृति के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों ने स्मृति की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। पहली परिभाषा है वुडवर्थ के अनुसार, जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे याद रखना ही स्मृति है। वुडवर्थ ने अपनी परिभाषा में बताया कि जो बात हम पहले सीख चुके होते हैं उसे याद रखना ही क्या कहलाता है, स्मृति कहलाता है। सीखी हुई बातों को याद करना ही क्या कहलाता है, याद रखना ही स्मृति कहलाता है। अगली परिभाषा है जेम्स के अनुसार क्या है, स्मृति उस घटना या तथ्य का ज्ञान है जिसके बारे में हमने कुछ समय तक नहीं सोचा है, पर जिसके बारे में हमको यह चेतना है कि हम उसका पहले विचार या अनुभव कर चुके हैं। जेम्स ने बताया कि स्मृति वह घटना या तथ्य है जिसके बारे में हमें कुछ समय तक नहीं सोचा है, जिसके बारे में हमने कुछ समय तक नहीं सोचा है, पर जिसके बारे में हमको यह चेतना है कि हम उसका पहले से विचार या अनुभव कर चुके हैं।
स्मृति में क्या होता है, यह सोचना होता है कि जिस चीज़ को हम तुरंत नहीं जान पाते हैं, लेकिन जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं या जिसके बारे में हमारा अनुभव पहले से रहता है, वही क्या होता है, स्मृति होता है। वो कोई घटना भी हो सकती है, तथ्य भी हो सकता है, जिसके बारे में हम कुछ समय तक नहीं जानते हैं, लेकिन फिर आवश्यकता पड़ने पर हमें विचार आ जाता है या अनुभव हो जाता है कि हम इस चीज़ को जानते हैं, वो हमारे चेतन मस्तिष्क पे आ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। अगली परिभाषा है मैकडूगल के अनुसार, स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि ये अतीत के अनुभव है। मैकडूगल ने बताया कि स्मृति का आशय होता है जो बीती हुई घटनाएं होती हैं उसकी कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि ये अतीत के अनुभव है। बीती हुई घटनाओं की कल्पना इसमें सम्मिलित होता है और इस तथ्य को पहचान लेना कि ये चीज़ें जो हैं ये पहले ही घटित हो चुकी हैं। ये सब किसके अंतर्गत आता है, स्मृति के अंतर्गत आता है। मैकडूगल के अनुसार बीती हुई घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य की पहचान लेना कि ये अतीत के क्या है, अनुभव है, जिसे आप पहले से जानते हैं, तो हम क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। स्टाउट के अनुसार स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। स्टाउट ने बताया कि जो हमारी स्मृति होती है वो क्या होती है, एक आदर्श पुनरावृत्ति होती है, जिसे हम क्या करते हैं, बार बार दोहराते हैं। चलिए सभी परिभाषाओं के सारांश को जान लेते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। यह सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। इससे अतीत में घटी घटनाओं की कल्पना द्वारा पहचान की जाती है। अतीत के अनुभवों को पुनः चेतना में लाया जाता है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित विशेषताएं स्मृति में पाई जाती हैं। पहली विशेषता है, स्मृति क्या होती है, एक आदर्श पुनरावृत्ति होती है जिसको हम बार बार दोहराते हैं। दूसरी विशेषता क्या है, यह सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। जो चीज़ हम सीखे रहते हैं फिर उसको याद करके उसका सीधा उपयोग हम कर सकते हैं। ये कार्य कैसे किया जाता है, फिर उसके बाद कैसे किया जाता है, जब हम उसको अच्छे से याद किए रहते हैं तभी हम उसका उपयोग कर पाते हैं। स्मृति में क्या होता है, इसमें अतीत की घटी घटनाओं की कल्पना द्वारा पहचान की जाती है। स्मृति में जो अतीत की जो बीती हुई घटनाएं हैं उसकी कल्पना द्वारा पहचान की जाती है कि नहीं ये घटना घट चुकी है। अगली विशेषता, अतीत के अनुभवों को पुनः चेतना में लाया जाता है। स्मृति में क्या होता है, जो पुरानी घटनाएं घट चुकी हैं उसको पुनः से हम क्या करते हैं, अपनी चेतना में ला करके याद करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, स्मृति या चेतना या फिर याददाश्त कहते हैं। चलिए जान लेते हैं स्मृति के प्रकार को। स्मृति कितने प्रकार की होती है। स्मृति का कार्य है किसी पहले अनुभव को याद कराना। इससे अभिप्राय है कि प्रत्येक अनुभव के लिए अलग स्मृति होनी चाहिए। स्मृतियों के प्रकार निम्नलिखित हैं। स्मृति के कितने प्रकार हैं, इसमें बताया गया है कि स्मृति के निम्नलिखित प्रकार हैं। स्मृति के प्रकारों को इसमें हम जान लेते हैं। पहला प्रकार है व्यक्तिगत स्मृति। व्यक्तिगत स्मृति को जान लेते हैं। इस स्मृति में हम अपने भूत के व्यक्तिगत अनुभवों को याद रखते हैं। हमें यह सदा याद रहता है कि संकट के समय हमारी सहायता किसने की थी। व्यक्तिगत स्मृति में क्या होता है, ये व्यक्ति का व्यक्तिगत अनुभव होता है। जैसे हर व्यक्ति को याद होता है कि संकट के समय उसकी सबसे पहले सहायता किसने की थी या किसने उसकी सहायता की थी, ये व्यक्ति को हमेशा याद रहता है। इस तरह की स्मृति क्या कहलाती है, व्यक्तिगत स्मृति कहलाती है, जो किसी विशेष व्यक्ति से संबंधित होती है। अगली स्मृति को देख लेते हैं, अव्यक्तिगत स्मृति। दूसरी जो होती है अव्यक्तिगत स्मृति होती है। इस स्मृति में हम बिना व्यक्तिगत अनुभव किए बहुत सी पिछली बातों को याद रखते हैं। हम इन अनुभवों को साधारणतः पुस्तकों से ग्रहण करते हैं। जो अव्यक्तिगत स्मृति होती है उसमें बहुत सारे अनुभव या फिर बातें हमको याद रहती हैं। इन अनुभवों को साधारण पुस्तकों से ग्रहण किया जाता है। जैसे पुस्तकी जो चीज़ें होती हैं, ज्ञान होता है, वो हमेशा हमको याद रहता है। ये जो चीज़ें होती हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं, अव्यक्तिगत स्मृति।
के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रकार है तात्कालिक स्मृति। तात्कालिक स्मृति को देख लेते हैं। जब बातों को तत्काल याद कर लिया जाता है और उसका दोबारा स्मरण भी तत्काल हो जाता है तो इस स्मृति को तात्कालिक स्मृति कहते हैं। कोई बात होती है उसको तत्काल याद करने के बाद दोबारा भी उसका स्मरण कर लिया जाता है, तो इस तरह की जो स्मृति होती है उसको तात्कालिक स्मृति कहा जाता है। इसके बाद आती है आपकी स्थायी स्मृति। स्थायी स्मृति क्या होती है? इस स्मृति में हम कोई याद की हुई बात को कभी नहीं भूलते हैं। जो स्थायी स्मृति होती है इसमें हम किसी भी याद की गई बात को कभी नहीं भूलते हैं। यह स्मृति बालकों की अपेक्षा वयस्कों में अधिक होती है। जो स्थायी स्मृति होती है वो बालकों की अपेक्षा वयस्कों में अधिक होती है, क्योंकि वो किसी बात को जल्दी नहीं भूलते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं वो किसी बात को बहुत जल्दी से भूल जाते हैं। अगली स्मृति है सक्रिय स्मृति। जब वस्तुओं को सोच समझकर प्रयत्नों द्वारा याद किया जाता है तब उस स्मृति को सक्रिय स्मृति कहते हैं। मान लीजिए जब कोई वस्तु हम कहीं पे रख देते हैं, फिर हमको याद नहीं आता, फिर धीरे धीरे सोच समझकर उसको याद करने का प्रयास करते हैं, तो इस तरह की स्मृति को हम क्या कहते हैं? सक्रिय स्मृति कहते हैं। अगली स्मृति है निष्क्रिय स्मृति। इस स्मृति में किसी तथ्य या अनुभव को दोबारा स्मरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पढ़ी हुई कहानी को सुनते समय छात्रों को उसकी घटनाएं अपने आप याद आ जाती हैं। निष्क्रिय स्मृति में याद करने के लिए हमें किसी भी प्रकार का बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक ही याद हो जाती है, इसलिए इसको निष्क्रिय स्मृति कहा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा किसी को कहानी सुनाई जाती है तो कहानी ऑटोमेटिक या स्वतः ही याद रहती है। इस तरह की स्मृति को हम क्या कहते हैं? निष्क्रिय स्मृति कहते हैं। इसके बाद आती है रटंत स्मृति। रटंत स्मृति जैसा कि नाम से ही पता हो रहा है, रोटेट मेमोरी। इस प्रकार की स्मृति को हम किसी तथ्य या प्रश्न के उत्तर को बिना सोचे समझे रटकर याद रखते हैं। गिनती के पहाड़ों को याद करने की साधारण विधि यही है। जब क्लास में छोटे बच्चों को पहाड़ा वगैरह पढ़ाया जाता है तो वो रटंत स्मृति पे आधारित होता है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा उसमें समझ लगाने की आवश्यकता नहीं होती, वो केवल सुन के रट लेते हैं। तो इस तरह की स्मृति क्या कहलाती है? रटंत स्मृति कहलाती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं एलकेजी यूकेजी के, उन्हें कविता पढ़ने नहीं आती है लेकिन वो कविता रट रट के याद कर लेते हैं और उसको जिस तरह से सिखाया जाता है या जिस तरह से रटाया जाता है उसी तरह से वो प्रस्तुत भी कर लेते हैं। तो इस तरह की स्मृति जो होती है वो रटंत स्मृति कहलाती है। अगली स्मृति देख लेते हैं तार्किक स्मृति। तार्किक स्मृति, इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें इस स्मृति में हम किसी बात को भली भांति सोच समझकर और विचार विमर्श करके स्मरण करते हैं। जो तार्किक होती है इसमें हम क्या करते हैं? किसी भी बात को सोच समझकर और विचार विमर्श करने के बाद ही स्मरण करते हैं। इस प्रकार किया जाने वाला ज्ञान वास्तविक ज्ञान होता है। तार्किक स्मृति से जो चीज़ें हम याद करते हैं वो कैसी होती है? वास्तविक ज्ञान से संबंधित होती है, क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करके फिर स्मरण करने का प्रयास करते हैं। इसलिए जो इस प्रकार की स्मृति होती है वो तार्किक स्मृति कहलाती है और तार्किक स्मृति से ही व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान होता है, क्योंकि वो तर्क वितर्क करता है कि ये घटना कैसे घटी, क्यों घटी, इसका क्या कारण था। तमाम तरह के प्रश्न उसमें संबंधित होते हैं और जो तर्क के आधार पे आधारित होता है, और तार्किक स्मृति से ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगली स्मृति है सच्ची अथवा शुद्ध स्मृति। इन स्मृति में याद किए हुए तथ्यों को स्वतंत्र रूप से पुनः स्मरण कर सकते हैं। हम जो कुछ याद करते हैं उनका हमें लगातार ज्ञान रहता है, इसलिए इस स्मृति को सर्वोत्तम माना गया है। जो सच्ची या शुद्ध स्मृति होती है इसको हम बार बार स्मरण करते रहते हैं और ये हमेशा हमें याद रहती है। इस स्मृति का हमें लगातार ज्ञान रहता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सर्वोत्तम स्मृति कहते हैं, क्योंकि ये सच्ची होती है, शुद्ध होती है, इसको हम नहीं भूलते हैं और ये स्वतंत्र रूप से हमें याद होती है, इसलिए हम इसको सच्ची स्मृति कहते हैं। अगली स्मृति को देख लेते हैं आदत स्मृति।
इस तरह की स्मृति में हम कार्य को बार-बार दोहराकर उसे आदत का रूप दे देते हैं। जो आदत स्मृति होती है, किसी कार्य को जब हम बार-बार दोहराते हैं, तो वो धीरे-धीरे हमारी आदत का रूप ले लेती है और उसको स्मरण करते हैं। जब हम बार-बार उसको दोहराते रहेंगे, तो वो आदत बन जाएगी, तो वो स्वतः ही हमको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, आदत स्मृति कहते हैं। उसे हम जितना ज़्यादा दोहराएँगे, वो उतना अच्छी तरीके से हमको याद हो जाएगी। किसी भी आदत को हम जितनी बार दोहराते हैं या किसी भी कार्य को हम जितनी बार दोहराते हैं, वो धीरे-धीरे आदत का रूप ले लेती है और हम बिना किसी प्रयास के भी उस कार्य को याद रख सकते हैं या उस घटना को याद रख सकते हैं, जो हमारी आदत का रूप ले लेती है। अगली स्मृति है मनोवैज्ञानिक स्मृति। चलिए इसको देख लेते हैं। अपने शरीर के किसी अंग द्वारा किए जाने वाले अभ्यास या कार्य को स्मरण करने वाले स्मृति को मनोवैज्ञानिक स्मृति कहते हैं। जैसे हमें टाइप करना और हारमोनियम बजाना स्मरण रहता है। मनोवैज्ञानिक स्मृति में क्या होता है, इसमें अपने शरीर के अंगों द्वारा अभ्यास करके स्मरण करते हैं। जैसे हम टाइपिंग करते हैं, तो उस टाइम जो हमारे हाथ होते हैं, हाथ की उँगलियाँ होती हैं, उँगलियों को याद होता है कि नहीं कौन से कीपैड पे कौन-सा लेटर है, तो ऑटोमेटिक जल्दी-जल्दी टाइप कर लेते हैं। और हारमोनियम बजाते समय किस किस बटन को दबाने से किस तरह की म्यूज़िक निकलती है, ये भी हमारे हाथ को पता हो जाता है या याद हो जाता है, तो ऑटोमेटिक हाथ वैसे-वैसे चलना शुरू कर देता है, जिस तरह की आपको धुन निकालनी होती है। अगली स्मृति है इंद्रिय अनुभव। इस स्मृति में हम इंद्रियों का प्रयोग करके अतीत के अनुभव को फिर स्मरण कर सकते हैं। इंद्रिय अनुभव में क्या होता है, इंद्रियों का प्रयोग करके हम पुनः अतीत के अनुभवों को स्मरण कर सकते हैं। हम बंद आँखों से उन वस्तुओं को छूकर, चखकर, सूँघकर बता सकते हैं जिनको हम जानते हैं। इंद्रिय अनुभव में क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति को अगर हम आँख से देखे रहते हैं, तो हम आँख बंद करके भी उस व्यक्ति के चित्र को अपनी आँख में या अपने मस्तिष्क में देख सकते हैं। और किसी भी चीज़ का टेस्ट हमको पता होता है, तो हम क्या करते हैं, अपने मन में उस चीज़ का टेस्ट महसूस कर सकते हैं। कोई सुगंध हमको बहुत अच्छी लगती है, हमें बहुत पसंद है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको पुनः अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि इस तरह की खुशबू महक रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंद्रिय अनुभव कहते हैं। चलिए स्मृति के प्रभावी कारक को देख लेते हैं कि स्मृति के प्रभावी कारक कौन-कौन से हैं। स्मृति के प्रभावी कारक निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला आता है सीखना, दूसरा आता है धारण। सबसे पहले सीखना को देख लेते हैं। स्मृति का पहला प्रभावी कारक है सीखना। हम जिस बात को याद रखना चाहते हैं, उसको हमें सबसे पहले सीखना चाहिए। सीखना और स्मृति के लिए सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं, तो उसको याद रखना ज़रूरी होता है। जब हम याद रखेंगे तभी सीख पाएँगे। किसी चीज़ को अगर हम याद नहीं रख पाएँगे, तो हम नहीं सीख पाते हैं। गिलफोर्ड का कथन है कि किसी बात को भली-भाँति याद करने के लिए अच्छी तरह सीख लेना आधी से अधिक लड़ाई जीत लेना है। जब हम किसी बात को भली-भाँति याद कर लेते हैं और अच्छी तरह से सीख लेते हैं, ये आधी लड़ाई जीतने के बराबर हो जाता है। इसलिए स्मृति के लिए सीखना बहुत ज़रूरी होता है। स्मृति के बाद आपका आता है धारण। स्मृति द्वारा दूसरा प्रभावी कारक है धारण। इसका अर्थ है सीखी हुई बात को मस्तिष्क में संचित रखना। हम किसी चीज़ को जब सीख लेते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, अपने मस्तिष्क में संग्रहित कर लेते हैं या संचित कर लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर पुनः उसका उपयोग करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, धारण कहते हैं। हम जो बात सीखते हैं, वह कुछ समय बाद हमारे अचेतन मन में चली जाती है, वहाँ पर निष्क्रिय दशा में रहती है। इस दशा में वह कितने समय तक संचित रह सकती है, यह व्यक्ति की धारण शक्ति पर विशेष निर्भर करता है। रायबर्न का मत है कि अधिकांश व्यक्तियों की धारण शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति की जो धारण क्षमता होती है, वो अलग-अलग होती है। कोई व्यक्ति किसी बात को बहुत लंबे समय तक याद रख सकता है और कोई व्यक्ति है,
1-2 दिन के बाद भूल जाता है, कुछ व्यक्ति होते हैं 1 आध घंटे में भूल जाते हैं, तो सबकी जो धारण क्षमता होती है वो अलग-अलग होती है। जिस व्यक्ति के अंदर धारण क्षमता जितना अधिक होती है, उसकी स्मृति उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और जिसकी धारण क्षमता कम होती है, तो उसकी स्मृति क्षमता बहुत कमज़ोर होती है। अगला पॉइंट है पुनः स्मरण। स्मृति का तीसरा प्रभावी कारक है पुनः स्मरण। इसका अर्थ है सीखी हुई बात को चेतन मन में अचेतन मन से चेतना में लाना ही क्या होता है? पुनः स्मरण होता है। जब हम सीखी हुई बात को अचेतन मन से चेतन मन में लाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? पुनः स्मरण कहते हैं। और अधिगम के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम सीखी हुई बात को अपने चेतन मन में नहीं ला सकते हैं तो हम अधिगम नहीं कर सकते हैं। जो बात जितनी अच्छी तरह धारण की गई है, उतनी ही सरलता से उसका पुनः स्मरण होता है। जिस बात को हम जितनी अच्छी तरीके से धारण करते हैं, उसे उतनी ही सरलता से हम याद कर सकते हैं। अगर हम अच्छे तरीके से धारण नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम याद भी नहीं कर सकते हैं। जैसे क्लास में कोई चीज़ जब सिखाई जाती है, बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो उनको याद रहता है। क्लास में रहने के बावजूद अगर बच्चे क्लास में बताई गई चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो उनको स्मरण नहीं रहता है, तुरंत पूछने पे वो बता नहीं पाते हैं। पर ऐसा सदैव नहीं होता है, भय, चिंता, शीघ्रता, परेशानी आदि पुनः स्मरण में बाधा उपस्थित करती हैं। इसमें बताया गया है कि विस्मरण का कारण भय भी होता है, चिंता भी होता है, शीघ्रता भी होती है, परेशानी भी होती है। आदि पुनः स्मरण में बाधा उपस्थित करते हैं। अगर हम सीखी हुई बात को पुनः याद नहीं कर पाते हैं, तो उसमें भय भी उत्तरदायी होता है, चिंता के कारण भी हमें याद नहीं होता है, जल्दबाजी के कारण भी याद नहीं होता, हम परेशान होते हैं तब भी हमें कोई चीज़ जल्दी से याद नहीं आती है। बालक भय के कारण भली-भाँति स्मरण पाठ वो अच्छी तरह नहीं सुना पाता है। क्लास में जो बच्चा है वो भय के कारण जो उसको अच्छे से पाठ याद होता है, वो भय के कारण भी भूल जाता है और पाठ को नहीं सुना पाता है। हम जल्दी में बहुत से काम अपना भूल जाते हैं। जल्दी-जल्दी में बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसको हम भूल जाते हैं। अगले कारक को देख लेते हैं पहचान। स्मृति का चौथा प्रभावी कारक है पहचान। इसका अर्थ है फिर याद आने वाली वस्तु में किसी प्रकार की गलती न करना। उदाहरण, फिर याद आने वाली बात में किसी प्रकार की गलती न करना ही क्या होता है? पहचान करना होता है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, हम 5 वर्ष पूर्व मोहनलाल नामक व्यक्ति से दिल्ली में मिले थे। जब हम उससे फिर मिलते हैं, तब उसके संबंध में सब बातों का ठीक-ठीक पुनः स्मरण हो जाता है। मिलते हैं तब उसके संबंध में सब बातें हमको ठीक-ठीक से याद आ जाती हैं। हम जान जाते हैं कि इनका नाम क्या है, इनसे हम कब मिले थे, कहाँ मिले थे और सर्वप्रथम मिले थे तो किस तरह की बात हुई थी। इन सारी चीज़ों को हम पहचान के द्वारा याद कर लेते हैं। तो इसलिए जो स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक उसमें सीखना है, धारण है, पुनः स्मरण और पहचान है। अगर हम अच्छे से पहचान कर लिए होते हैं तो हम उस व्यक्ति को नहीं भूलते या घटना को नहीं भूलते हैं। ये रहे स्मृति से संबंधित आपके जो तथ्य हैं। इसमें स्मृति का अर्थ परिभाषा बताया गया, उसके प्रकार और उसको प्रभावित करने वाले कारक को कवर किया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। MA 3rd सेमेस्टर 3rd पेपर का टॉपिक है। क्लास यहीं पे समाप्त होती है।